नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कला में स्नातकोत्तर समाजशास्त्र MSO 001 समाजशास्त्रीय सिद्धांत एवं संकल्पनाएं। ब्लॉक 1 समाजशास्त्रीय सिद्धांत का परिचय। यूनिट 1 सामाजिक सिद्धांत एवं इसका संदर्भ 1.1 प्रस्तावना। समाजशास्त्रीय सिद्धांत किसी विशिष्ट सामाजिक संदर्भ में जड़े होते हैं और उस संदर्भ से गहराई से प्रभावित होते हैं। प्रत्येक समाजशास्त्रीय विचारक या सिद्धांतवादी को ऐसी सामाजिक स्थिति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी पड़ती है जिसमें वह रहता है और उससे संबद्ध संस्कृति को समझने का प्रयत्न करना पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत समाजशास्त्री की उस संदर्भ पर प्रतिक्रिया है जिसमें वह रहता या काम करता है। अब आप इस इकाई का अध्ययन करेंगे तो धीरे धीरे आपको यह बात स्पष्ट होती जाएगी। हालांकि यहाँ बताना जरूरी है कि एक अंदरूनी संदर्भ है और एक बाहरी संदर्भ, इन दोनों अंतः संबद्ध क्षेत्रों के बीच का तानाबाना समाजशास्त्रीय सिद्धांत बनाता है। अंदरूनी सिद्धांतवादी की पृष्ठभूमि एवं उसकी निजी सोच है और ये ऐसे गूढ़ प्रभाव एवं विचार हैं जो विचारक को सामाजिक सिद्धांतवादी बनने के लिए प्रेरित करते हैं। बाहरी संदर्भ समग्र परिवेश अर्थात सामाजिक एवं भौतिक परिवेश है जिसमें समाज का अस्तित्व बना हुआ है। हालांकि यह बात नहीं है कि समान संदर्भ प्रतिस्पर्धात्मक सिद्धांतों को उत्पन्न नहीं करते या कर सकते। अतः सामाजिक सिद्धांत एवं इसका विकास किसी विशिष्ट सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवेश में पनपता है। अब हम समग्र सामाजिक संदर्भ का ब्यौरा देते हैं जिसमें समाजशास्त्रीय सिद्धांत विकसित हुआ। जैसा कि सभी जानते हैं, समाजशास्त्र सर्वप्रथम पश्चिम में विकसित हुआ। भारत में इसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी में हुई। इस तरह काम्टे की सामाजिक भीतिकी का समाजशास्त्र, या जिसे उन्होंने समाजशास्त्र कहा, उसे क्रांति के बाद फ्रांस में व्याप्त सामाजिक अराजकता के प्रतिकार के रूप में विकसित किया। वह विज्ञान विशेष रूप से भौतिकी के कड़े उपागम के अनुसार समाजशास्त्र का निर्माण करना चाहते थे। काम्टे का सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत था जिसमें ऐसे कानून का समावेश था जिसके 3 प्रबल चरण या अवस्थाएं हैं जो सार्वभौमिक होने के कारण सभी समाजों में लागू है। इस प्रकार इस सिद्धांत में हमारे पास सर्वप्रथमा 1 धर्म वैज्ञानिक चरण लगभग 1300 के आसपास है जिसमें अलौकिक शक्तियां एवं धार्मिक प्रतिमाएं ऐसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हैं जो समाज पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं और यहाँ तक कि माना जाता है कि विश्व ईश्वर का बनाया हुआ उत्पाद है। 2 अलौकिक चरण 1300 से 1800 के लगभग वह था जिसमें मनुष्य एवं समाज के बारे में हर बात को स्पष्ट करने के लिए प्रकृति को जिम्मेवार ठहराया गया। 3 प्रत्यक्षवाद चरण 1800 इसके बाद आया जिसमें हर बात मूल रूप से विज्ञान और उसके द्वारा खोजे गए कानून द्वारा प्रभावित थी। जहां तक स्पष्टीकरण का संबंध था, इस चरण के दौरान ईश्वर या प्रकृति जैसी कोई चीज नहीं थी। इस बारे में काम्टे का नजरिया है कि यह एक बौद्धिक उलझन है जिससे सामाजिक अराजकता उत्पन्न होती है। काम्टे के अनुसार प्रत्यक्षवाद संबंधी चरण तभी हावी होता है जब धर्म वैज्ञानिक एवं अलौकिक चरणों के नामोनिशान यदि मिटे न हो तो कम से कम धुंधले पड़ गए हों। तभी सभी कुछ व्यवस्थित होगा और विकासवादी योजना सही सिद्ध होगी। चूंकि काम्टे का नजरिया विकासवादी था, इसलिए यह स्पष्ट है कि प्रचंड किस्म की क्रांतियों में उसकी आस्था नहीं थी। लेंजर 1975 अभ्यास 1.1 समाज की प्रगति के लिए काम्टे की विकासवादी योजना की चर्चा एवं वर्णन कीजिए। हम उसके कार्य के कुछ अन्य पहलुओं का उल्लेख कर सकते हैं और इसमें सामाजिक संरचना और सामाजिक बदलाव पर उसके प्रेक्षण सम्मिलित हैं। काम्टे ने समाज के सभी घटकों की अंतः संबद्धता पर जोर दिया। उसका यह भी मानना था कि समाज में हर बिंदु पर सभी की सर्वसम्मति अत्यावश्यक है।
इसके अलावा उत्पादन प्रक्रिया में पूंजीवादियों एवं कामगारों के बीच के शोषणपरक नजरिए में उसकी आस्था नहीं थी। कांटे का इसके अलावा मानना था कि सिद्धांत बनाने एवं शोध करना उस समय की जरूरत थी। अंततः समाजशास्त्री के रूप में कांटे का मानना था कि सामाजिक प्रक्रमों को उत्कृष्ट तरीके से समझने की वजह से अंततः समाजशास्त्र एक प्रबल शक्ति के रूप में उभरेगा। 1.5 दुर्खाइम एवं ज्ञानोदय। अब हम समाजशास्त्री के रूप में दुर्खाइम 1856 से 1917 की ओर रुख करते हैं, जिसने अपने पूर्वाधिकारी कांटे की भूमिका एवं जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लिया। कांटे की तुलना में दुर्खाइम का मानना था कि ज्ञानोदय संपूर्ण रूप से नकारात्मक नहीं था, बल्कि वास्तव में इसमें वैज्ञानिक विधि पर जोर देने जैसे कुछ स्थितिगत पहलुओं का समावेश था। दुर्खाइम अराजकता एवं सामाजिक अव्यवस्था के विरुद्ध थे और उनका अधिकांश कार्य सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन से संबंधित है, जो उनके अनुसार उस समय की जरूरत था। दुर्खाइम के लेखन विविध किस्म के थे और समाजशास्त्र में उन्होंने बहुत सी उत्कृष्ट रचनाओं का सृजन किया। इस तरह द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में उसने इस बात पर जोर दिया कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। ये सामाजिक तथ्य ऐसे हैं जो समाज की ओर रुख करेंगे, जो सामाजिक सिद्धांत के विकास में उत्पन्न हुई है। आरंभ में हम सर्वप्रथम फ्रांस में ज्ञानोदय के दौरान विचारों के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ज्ञानोदय के दौरान बहुत से नए विचारों की पेशकश की गई और मौजूदा विचारों को बदला गया। 17वीं शताब्दी का दर्शनशास्त्र और विज्ञान ऐसे प्रेरक कारक थे जिन्होंने फ्रांस के विचार को बटा बुद्धिजीवियों को प्रभावित किया। ऐसे विचारकों में दकार्त एवं लॉक के नाम उल्लेखनीय हैं। बाद के विचारकों ने इन विचारकों की प्रमुख पद्धतियों का खंडन नहीं किया, बल्कि ऐसी बुनियादी सच्चाई को ढूंढने की चेष्टा की जिससे इनके विचारों को सामाजिक प्रासंगिकता मिल सके। ऐसा करना बहुत जरूरी था, खासकर यदि खुद समाजशास्त्र को प्रासंगिकता की प्राप्ति करनी हो और समाज के विश्लेषण में अपनी मौजूदगी बनाए रखनी हो और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना हो और ऐसे बदलाव लाने हो जिससे समाज के सभी भागों को सामाजिक फायदे मिले। हालांकि ज्ञानोदय के उदारवाद के अपने ही कुछ आलोचक थे जिसे प्रति ज्ञानोदय कहते हैं, और यह ज्ञानोदय एवं प्रति ज्ञानोदय के बीच का खेल था जिसने प्रारंभिक समाजशास्त्र के सभी विचारों एवं सिद्धांतों को संभव बनाया। इस तरह प्रतिज्ञानोदय विचारधारा के डी बोनाल्ड जैसे विचारक मध्य युग की ओर लौटना चाहते ये, जहां उन्हें महसूस होता था कि ज्ञानोदय युग की तुलना में जीवन अधिक सौहार्दपूर्ण था। ऐसे रचनाकार प्रगतिशील विचारधारा के विरुद्ध थे और उनका मानना था कि ज्ञानोदय एवं औद्योगिक क्रांति दोनों ऐसी शक्तियां थीं जिन्होंने शांति, सद्भावना, कानून एवं व्यवस्था का विध्वंस कर दिया। रिटर 1966 9136। अन्य शब्दों में डी बोनाल्ड ऐसी हर बात के विरुद्ध थे जिसने फ्रांस में पितृसत्ता एवं राजतंत्र को हिलाने की कोशिश की। 1.3 व्यक्ति विशेष बनाम सामूहिकतावाद। इस तरह जहां ज्ञानोदय के विचारकों ने व्यक्ति विशेष पर जोर दिया, वहीं इन विचारकों का प्रतिरोध करने वालों ने सामूहिकतावाद पर जोर देने की चेष्टा की। इन विचारकों का मानना था कि व्यक्ति विशेष के दायरे से आगे भी बहुत कुछ है और यह समाज खुद था। समाज को पीछे से वर्तमान और यहाँ से भविष्य में ले जाने वाले लंबे प्रवाह के रूप में देखा गया है। इसके अलावा हम संगठनों समेत भूमिकाओं एवं संबंधों को महत्वपूर्ण पहलुओं के रूप में देखते हैं। इसके अलावा संपूर्णता ऐसा मुख्य पहलू जो इस बात पर जोर देता था कि समाज के भाग आपस में अंत संबद्ध है। इसके अलावा सद्गत प्रतिक्रिया ने सामाजिक बदलाव को घृणा की नज़र से देखा जो उसने महसूस किया कि विध्वंसकारी थी और सामाजिक अव्यवस्था को जन्म देती थी। उदारवादी यो थे जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति के प्रति सकारात्मक विचार रखे। इसलिए
जहाँ परिवर्तन नवीन जगत की ओर अग्रसर था, वहीं रूढ़िगत प्रतिक्रिया ने सोपानकीय संरचनाओं को बढ़ावा दिया और प्रस्थिति एवं पारिश्रमिक की व्यवस्था के लिए इसे अनिवार्य महसूस किया। ये कुछ ऐसी अनिवार्य विशेषताएं थीं जो उस समय मौजूद थी और जिनका सामना उदारवादियों को करना था। आइए अब ज्ञानोदय के कुछ समाजशास्त्रियों की ओर संक्षेप में रुख करें। 1.4 काम्टे एवं ज्ञानोदय काटे 1798 से 1857 की समाजशास्त्र में अग्रणी भूमिका है और उन्होंने जो समाजशास्त्र शब्द प्रतिपादित किया उसमें फ्रांसीसी क्रांति और ज्ञानोदय पर प्रतिक्रिया एवं उसका आंशिक विश्लेषण है। इस तरह काटे की प्रत्यक्षवाद की विचारधारा ऐसे बिंदु पर लक्षित थी जो उनके विचार में ज्ञानोदय के कुप्रभावों का प्रतिकार थी। उनका निजी उपागम डी बोनाल जैसे विविध प्रतिक्रांतिकारी विचारकों से प्रभावित था। हालांकि काम्टे इन प्रतिक्रांतिकारियों से भिन्न थे और उन्होंने मध्य युग की ओर वापस रुख करने की बात का खंडन किया, क्योंकि विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली थी कि ऐसा होना संभव नहीं था। दूसरी तरफ उसने उस समय के किसी भी अन्य विचारक की तुलना में उत्कृष्ट सैद्धांतिक पद्धति को विकसित किया। साथ विश्व की छवि प्रदान करता है। इस तरह द्वात्मक प्रक्रमों के विशेष महत्व पर जोर देता है और जिसमें द्वंद्व के सिद्धांत भी शामिल है। इसी तरह विश्व का विचार या छवि भी गतिशील है, जबकि माक्रो ने सिर्फ विचारों पर लागू संकल्पना के रूप में इसे छोड़ने की बजाय ऐसे द्वंद्वात्मक प्रक्रमों के प्रयोग मूल्य को स्वीकारा जिसे वह अर्थशास्त्र के अध्ययन में लागू करना चाहता था। इसके अलावा हेगल के आदर्शवाद ने भौतिक जगत की बजाय मस्तिष्क एवं विचारों पर जोर दिया, जिसका अर्थ है कि यह मस्तिष्क है जो महत्वपूर्ण है और सिर्फ मस्तिष्क एवं चित्त का ही अस्तित्व है। यह निश्चित रूप से एक उग्र स्थिति है और फरबैंक ने इसे यह कहकर सुधारने की कोशिश की कि हेगल ने चेतना एवं संस्कृति पर जरूरत से अधिक बल दिया। हंगल की समीक्षा करते समय फरबैंक ने इस ओर इशारा किया कि वह समाज है जिसने ईश्वर को साकार किया और उसे अपने से उच्च एक पवित्र दर्जा दिया। ऐसा करने में उसने स्वयं को ईश्वर से पृथक बटा दूर कर लिया, किंतु फिर भी ईश्वर को विविध दिव्य लक्षणों से युक्त किया। हालांकि मार्क्स हेगल एवं फरबैक के नजरियों के प्रति जागरूक थे, वह इन सिद्धांतों के आलोचक थे। मार्क्स के लिए हर चीज को मस्तिष्क एवं इसके प्रक्रमों की बजाय भौतिक आधार तक घटाया जा सकता है। मार्क्स के लिए पूंजीवाद ऐसी समस्या थी जिससे अलगाववाद, ध्रुवीकरण एवं क्रांति जैसी संकल्पनाओं की उत्पत्ति हुई और मार्क्स के लिए श्रमजीवियों द्वारा की जाने वाली क्रांति इस बुराई का समाधान थी। मार्क्स के उपागम ने उसे रिकार्डो एवं स्मिथ के कार्यों की ओर अग्रसर किया जो राजनीतिक अर्थशास्त्रियों का प्रयोग करते हैं, और यही वे अध्ययन थे जिन्होंने मार्क्स के उपागम को अंतिम रूप दिया और जिसने इस ओर इशारा किया कि पूंजीवादी श्रमिकों का हक मार कर या उनका शोषण करके लाभ कमाते थे। इस तरह अधिशेष मूल्य शोषण का मूल आधार था और पूंजीवादी व्यवस्था की जड़ था। दरअसल पूंजीवादी व्यवस्था की तीव्र वृद्धि दर ने आर्थिक व्यवस्था में पुनः निवेश के लिए पर्याप्त दीर्घाकार मुनाफों को गलत ढंग से स्थानांतरित किया। मार्क्स 1882 बॉक्स 1.3 मार्क्सवादी विचारधारा। मार्क्स की आर्थिक रचनाओं में एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत भी शामिल है, लेकिन मार्क्स के मूल सिद्धांत राजनीति में भी सटीक बैठते हैं और शायद यही कारण है कि इसके विचारों पर सवालिया निशान लग गया, जबकि उसने खुद हेगल एवं फरक पर प्रश्न चिन्ह लगाया। मार्क्स के कार्यों पर विशेष रूप से सदिगत अध्ययन वाले विचारकों ने काफी प्रतिरोध किया। यह मार्क्स की विवादात्मक शैली थी जिसने समस्याएं उत्पन्न की, न कि अंति विचारधारा की उपस्थिति में। मार्क्स के समाजशास्त्र ने बहुत सी आलोचनाओं को जन्म दिया और बहुत से विचारकों ने इस किस्म के सक्रियतावादी अभिविन्यास की ओर ध्यान केंद्रित किया जो कि उसके उपागम का हिस्सा था। ऐसे कुछ अन्य कारण भी थे जिन्होंने मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को निस्तेज किया, लेकिन उसका सैद्धांतिक पहलू अन्य समाजशास्त्रियों एवं विचारकों के लिए कठिनाई का मुख्य क्षेत्र था।
ऐसे आमूल उपागम को रूढ़िवादी समाजशास्त्रियों द्वारा सराहना नहीं मिली, जो कि न केवल ज्ञानोदय या औद्योगिक क्रांति द्वारा उत्पन्न विघटन बल्कि सामाजिक ढांचे में अराजकता से घृणा करते थे। बजाय इसके मार्क्स अपने अध्ययनों के माध्यम से द्वेष एवं आक्रामकता को बढ़ावा दे रहा था, जिस पर मार्क्स का मानना था कि इससे वर्गध्रुवीकरण पैदा होगा और शोषित श्रमजीवी प्रचंडता से पूंजीवादी वर्ग को उनकी फैक्ट्रियों, उद्योगों, बैंकों आदि से विहीन कर देगा, जिसके बाद सामाजिक सद्भावना का समय शुरू होगा, जिसमें उत्पादन के साधनों पर समाज बटा समुदाय का स्वामित्व होगा, जिससे धनी वर्ग द्वारा निर्धन वर्ग के शोषण का अंत होगा। ऐसा संक्षिप्त नक्शा ऐसे मूल उपागम को दर्शाता है जिसमें मार्क्स शोषित श्रमजीवियों द्वारा शोषणकारी पूंजीवादियों को समाये करने की ओर प्रवृत्त था। मार्क्स का जोर इसलिए पूंजीवाद की शोषक उत्पीड़क प्रकृति पर था। उसके सैद्धांतिक विश्लेषण का लक्ष्य पूंजीवाद के इस पहलू को उखाड़ फेंकना था। मार्क्स के विचार के अनुसार इसका अर्थ पूंजीवाद का हिंसात्मक एवं खूनी में व्यक्तियों के लिए बाह्य और अवपीड़क है। ऐसे अध्ययन का अन्य समाजशास्त्रियों पर विशेष प्रभाव पड़ा। उसने सुसाइड 1897 के अपने अध्ययन में इस उपागम की उपयोगिता को दर्शाया है, जिसमें उसने दिखाया है कि किस प्रकार सामाजिक शक्तियों का समाज के भीतर रहने वाले व्यक्तियां एवं उनके कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। हालांकि उसका जोर व्यक्ति विशेष पर नहीं था, बल्कि इसके पीछे छिपे सामाजिक कारणों पर था। वह भिन्न सामाजिक श्रेणियों एवं समूहों जैसे समूह क्षेत्र देश में आत्महत्या की दर में पाए जाने वाले अंतर का अध्ययन करने के लिए काफी उत्सुक था। दुर्खाइम के अनुसार यह सामाजिक तथ्यों के भीतर की असमानता थी, जिसने विविध समूहों में आत्महत्या की विविध दरों को स्पष्ट किया। दुर्खाइम के अनुसार सामाजिक तथ्य दो किस्म के थे, क भौतिक और ख अभौतिक। भौतिक तथ्य नौकरशाही कानून, गैर भौतिक तथ्यों सामाजिक संस्थान एवं संस्कृति से भिन्न होते हैं, और दुर्खाइम ने अपने अधिकांश कार्यों में गैर भौतिक तथ्यों पर ध्यान केंद्रित किया। बॉक्स 1.2 श्रम विभाजन, द डिवीजन ऑफ लेबर। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में दुर्खाइम ने ऐसे विविध कारकों को स्पष्ट करने की कोशिश की जिनकी भूमिका समाज को एक दूसरे से बांधने की थी। उसने महसूस किया कि प्रारंभिक या उदीयमान समाजों में एक दूसरे से जुड़ने का नैतिक आधार था, और इसे उसने सामूहिक चेतना कहकर पुकारा। हालांकि अधिक प्रगतिशील समाज में सामूहिक चेतना अपेक्षाकृत दुर्बल थी, और यह ऐसे जटिल श्रम विभाजन के माध्यम से जोड़ी गई थी जिसने समाज के सदस्यों को एक दूसरे से जोड़ा। हालांकि इसकी भी अपनी कुछ समस्याएं थीं, और कुल मिलाकर यह ऐसा पैमाना था जिसका अंतरिम प्रभाव था। जिस पर भी श्रम विभाजन में निहित समस्याओं के लिए दुर्खाइम का समाधान ऐसे सामाजिक सुधारों का सुझाव देना था जो असंतुलन को ठीक कर सकते और व्यवस्था को निरंतर कायम रखते। एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ 1912 से 1965 में दुर्खाइम ने आदिम समाज का अध्ययन किया ताकि वह आदिम रूप में धर्म की पहचान कर सके। ऐसा करने में शोध आधुनिक जगत में धर्म पर भी कुछ रोशनी डालेगा। दुर्खाइम के लिए समाज खुद धर्म का आधार है। इस अंतर्दृष्टि से जहाँ तक समाज का संबंध है, दुर्खाइम के लिए यह यथापूर्व स्थिति थी, क्योंकि समाज ईश्वर की तरह पवित्र है और इसे उल्टा नहीं जा सकता, केवल सुधारा जा सकता है। दुर्खाइम के कार्य ने सुनिश्चित किया कि समाजशास्त्र ने 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में अपनी जगह बना ली थी। दुर्खाइम ने 1898 में एक बौद्धिक जर्नल द ऑनी सोशलिक शुरू किया, जो कि अन्य विचारधाराओं एवं शैक्षिक क्षेत्र में दुर्खाइम द्वारा प्रतिपादित समाजशास्त्र को उन्नत करने में काफी सफल हुआ।
इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति का संदर्भ और औद्योगिकीकरण का उदय दुर्खाइम के समाज विश्लेषण को रूपरेखा देने में एक शैक्षिक प्रतिक्रिया था। दुर्खाइम के बाद उनके विद्यार्थी एवं समर्थक थे जिन्होंने इस कार्य को आगे जारी रखा। इस तरह दुर्खाइम एवं उसके समर्थकों ने समाजशास्त्र को विकसित किया और फ्रांस में एक विशिष्ट विषय के शुरू में इसे विस्तृत रूप में मान्यता प्राप्त होनी शुरू हो गई। 1.6 मार्क्सवादी विचारधारा। आइए उसी समय के दौरान अब जर्मनी में समाजशास्त्र की ओर रुख करें। जर्मनी में मार्क्स एवं वेबर एवं अन्य समाजशास्त्रियों के बीच के मतभेदों की शुरुआत थी। इस तरह कार्ल मार्क्स 1883 खुद हेगल 1770 से 1831 से गहन रूप से प्रभावित था, लेकिन बाद में उसने हंगल के विचारों का विरोध किया। जहां कुछ समर्थक हेगल के विचारों के साथ बने रहे, वहीं अन्य समर्थकों में उसकी व्यवस्था की आलोचना करना शुरू कर दिया। हेगल के दर्शनशास्त्र में द्वंद्वात्मक एवं आदर्शवाद पर जोर दिया, जिसमें से आदर्शवाद दूसरी संकल्पना था। इस तरह ध्वनात्मक सिद्धांत स्वयं विश्व का नजरिया प्रदान करता है और साथ ही तख्तापलट करना था। ऐसी क्रांति स्वतः पूंजीवादी सामाजिक गठन के अलगाववाद एवं अन्य नकारात्मक पहलुओं को दूर करती है। 1.7 वेबरवादी विचारधारा। अब हम एक अन्य प्रमुख जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर 1866 से 1920 की ओर रुख करते हैं। अक्सर गौर किया गया है कि मैक्स वेबर ने अपने विचारों एवं सिद्धांतों को निर्देश के रूप में मार्क्सवादी विचारधारा को ध्यान में रखकर विकसित किया। वेबर के अनुसार मार्क्स ने एक कारण यूनिकैजुअल सिद्धांत को विकसित किया था, जिसमें प्रत्येक सामाजिक पहलू अर्थव्यवस्था और आर्थिक कारकों द्वारा अग्रेषित किया गया था। इस आलोचना को यह कर हम स्पष्ट कर सकते हैं कि मार्क्स का आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत वेबर से मेल नहीं खाता था, जो इसकी तुलना में यह कहता था कि ऐसे विविध कारक या कारण हैं जो समाज में साथ साथ काम करते हैं और इसे क्रियाशील बनाते हैं। संक्षेप में वेबर का विचार था कि सामाजिक प्रक्रम के किसी भी पहलू के ऐसे बहुत से कारण हैं जो इसे क्रियाशील बनाते हैं, और जहां तक सामाजिक प्रक्रमों का संबंध है, किसी भी एकल कारक जैसे कि अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। आर्थिक निर्धारणवाद में आस्था रखने वाले भौतिकवादियों के लिए यह भौतिकता आधारित सामग्री थी जिसने विचारधारा को निर्धारित किया। हालांकि हम पाते हैं कि मैक्स वेबर के मामले में अनुक्रम दूसरे किस्म का है, अर्थात ये विचार हैं जो निर्धारित करते हैं कि अर्थव्यवस्था के साथ क्या किया जाना चाहिए। वेबर विशेष रूप से आर्थिक विकास पर धार्मिक विचारों के प्रभाव से संबद्ध थे। इस तरह प्रोटेस्टेंटवाद पर अपने अध्ययन में उसने दर्शाया कि किस प्रकार विचार खुद आर्थिक विकास जनित करने की क्षमता रखते हैं। वेबर ने प्रोटेस्टेंटवाद के अलावा हिंदू धर्म जैसे अन्य धर्मों का अध्ययन किया, जिस पर उसने महसूस किया कि इसके आर्थिक विकास की निम्न दर का कारण समाज को बड़ी मात्रा में जातियों में विभाजित करना है। इसका अर्थ था कि एक बार फिर पत्तियों या जमींदारों ने उत्पाद के गलत बंटवारे के आधार पर निम्न जातियों को शोषित करना शुरू कर दिया था। हालांकि इस बात का ज्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि 1950 में किए अध्ययनों के आधार पर समाजशास्त्रियों ने निष्कर्ष निकाला कि हिंदू धर्म आर्थिक अड़चनों को पैदा नहीं करता और जाति नई आर्थिक चुनौती के अनुकूल अपने को सकारात्मक ढंग से डाल लेती है। वेबर इस बात को जानना चाहता था कि किस प्रकार युक्तिकरण की प्रक्रिया से आर्थिक विकास और बृहद नौकरशाही तंत्रों एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति हुई। वेबर इस बात पर सजग थे कि किस प्रकार सामाजिक नायक अपने लक्ष्य के संदर्भ में निर्णय लेते हैं। हालांकि उसने इस ओर इशारा किया कि ये निर्णय खुद समाज में मौजूद नियमों एवं विनियमों से प्रभावित थे। 1.4 औपचारिक तर्कसंगता। वेबर जिस बारे में चिंतित थे उसे औपचारिक तर्कसंगता कहते हैं, और यह नौकरशाही के विकास से प्रभावित थी।
वेबर ने इस ओर इशारा किया कि राजनीतिक संरचनाओं में 3 किस्म के प्राधिकार होते हैं। ये हैं पारंपरिक 2, करिश्माई और 3 प्राधिकार की तर्कसंगत कानूनी पद्धति। जहां पारंपरिक पद्धतियां एवं करिश्माई प्राधिकार इतिहास में देखे गए हैं, वहीं तर्कसंगत कानूनी व्यवस्था आधुनिक नजरिए से नौकरशाही के विकास से जुड़ी हुई थी। पारंपरिक प्राधिकार आस्था प्रतिमान की पवित्रता से उत्पन्न होते हैं। जैसे कि राजतंत्र में राजाओं को अपनी बारी से सत्ता हासिल होती है, इस तरह राजकुमार उत्तराधिकार की बारी से राजा बनना परंपरागत प्राधिकार का उदाहरण है। दूसरी तरफ करिश्माई प्राधिकार कुछ ऐसे अनूठेपन पर आधारित होता है जिससे नेतृत्व बनता है। करिश्माई नेतृत्व वाले समर्थकों का मानना है कि अस्तित्व कायम रखने के लिए शक्ति का होना पर्याप्त होता है। अतः इस किस्म के 2 प्राधिकार इतिहास में निहित है। हम पाते हैं कि तर्कसंगत कानूनी प्राधिकार नेतृत्व की बुनियादी आधुनिक स्वात्मकता है। अधिकांश राजनीतिक व्यवस्थाएं तर्कसगत कानूनी प्रक्रिया से नेताओं की प्राप्ति करती है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि का चयन। अंततः मार्क्स की तुलना में विशेष रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक अनुप्रयोगों के संदर्भ में वेबर के सिद्धांत अधिक स्वीकार्य पाए गए। कुछ बातों में ये उदारवादी थे और कुछ बातों में रूढ़िगत, और मार्क्स की तुलना में वेबर ने पूंजीवाद की समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए अतिवाद एवं प्रचंड क्रांतियों को नहीं अपनाया। दरअसल वेबर ऐसे समाधानों के विरुद्ध था। इस तरह पश्चिमी समाजशास्त्रियों ने मार्क्स की विवादास्पद रचनाओं के बाद वेबर को आश्वस्त करने वाले समाजशास्त्री के रूप में पाया। देवर की रचनाएं औपचारिक और शैक्षिक थी और इसने उसकी समग्र छवि को समझने के नजरिए से आसान एवं साकल्यवादी बनाया। यह हैरत की बात थी कि देवर अपने समय का सर्वाधिक प्रचलित जर्मन समाजशास्त्री था। उसी दौरान ब्रिटेन में समाजशास्त्री जिस सामाजिक संदर्भ से जुड़े हुए थे उसी पर प्रतिक्रिया करने के लिए प्रतिव्यस्त थे। ब्रिटिश समाजशास्त्री व्यक्ति विशेष का अध्ययन करने की ओर और समाजकीय अस्तित्व एवं विकास में उसकी भूमिका का अध्ययन करने की ओर प्रवृत्त थे। इस प्रकार समाजशास्त्र राजनीतिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुधार एवं सामाजिक विकास सिद्धांत के कारकों के इर्दगिर्द निर्मित किया गया। जहाँ तक राजनीतिक अर्थव्यवस्था का संदर्भ है, यह पूंजीवाद का सिद्धांत था जिस पर एडम स्मिथ ने चर्चा की थी और जिसने एक अदृश्य हाथ की बात की थी जिसने बाजारी शक्तियों को नियंत्रित किया था। बाजार व्यक्ति से ऊपर की बात थी और इसने व्यक्ति के व्यवहार को विनियमित किया था। इस तरह बाजारी शक्तियों को समाज में संशक्ति एवं सामाजिक व्यवस्था के स्रोत के रूप में देखा गया। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसरण के बाद समाजशास्त्री कुल मिलाकर समाज पर बाजारी शक्तियों की आलोचना करने में शामिल नहीं था। बजाय इसके उसका काम था समाजों अर्थात आदिम एवं समकालीन समाजों का अध्ययन करना और समाजकीय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सरकारी प्रयोग हेतु रिपोर्ट तैयार करना। 1.8 ब्रिटिश समाजशास्त्री। इस बिंदु पर ब्रिटिश समाजशास्त्रियों ने क्षेत्र आधारित आंकड़ों को संग्रहित किया और इसके बाद इन निष्कर्षों को सामूहिक छवि के साथ जोड़ दिया। इस दौरान सांख्यिकीय प्रस्तुति पर अधिक जोर था जिसमें सिद्धांत न के बराबर थे। हालांकि बहुत से रामाजशास्त्रियों द्वारा सिद्धांत बनाने की आवश्यकता स्पष्ट रूप से महसूस की गई। सांख्यिकीय उन्मुख समाजशास्त्री सरकार के काफी सन्निकट भी थे और इसीलिए ये समग्र राजनीतिक एवं आर्थिक पद्धति में कोई भी दोष नहीं देख सके। अभ्यास 1.2 प्रारंभिक ब्रिटिश समाजशास्त्रियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन थे? उनके सिद्धांतों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। अब ब्रिटिश समाजशास्त्र में एक अन्य बुनियादी विशेषता थी और यह थी व्यक्तियों को सुधारने के प्रति चिंता व्यक्त करना और तत्पश्चात उन्हें समाज के विस्तृत लक्ष्यों की पूर्ति के लिए तैयार रखना। यद्यपि इन समाजशास्त्रियों ने अपने समय की सामाजिक व्यवस्था में दोषों को देखा, फिर भी वे कभी भी व्यक्ति विशेष के व्यवहार एवं मनोवृत्ति पर दोष मढ़कर समस्याओं को सुलझाने के इच्छुक थे।
इस उपागम का अनुसरण करते हुए इन समाजशास्त्रियों ने ऐसे समाज के प्रति काफी आदर दिखाया जिसके वे सदस्य थे। यह स्पष्ट रूप से रूढ़िगत फैसला था, फिर भी मार्क्सवादी समाजशास्त्र के दानव को दूर रखना जरूरी महसूस किया गया। इस स्थिति में बहुत से विरोधाभास थे जिनसे ब्रिटिश समाजशास्त्री स्वयं जूझ रहे थे। इस तरह यहाँ तक कि निर्धनता जैसी समस्याओं को किसी सुव्यवस्थित आधार पर नहीं देखा जा रहा था। बजाय इसके ये लोग व्यक्ति को, खुद को या ऐसे समूह को उनकी निर्धनता के लिए दोषी ठहराया गया। यह एक ऐसा वर्तुल तर्क है जो व्यक्ति विशेष को सामाजिक बुराइयों का रामस्याओं के केंद्र बिंदु में रखता है। व्यक्ति विशेष की बहुत किस्म की समस्याओं का विश्लेषण किया गया जिसमें अज्ञानता, अपराध या मद्यपान जैसे कारकों का समावेश है। ये सभी व्यक्ति विशेष के पहलू हैं। खासकर मद्यपान, जिसे बार बार व्यक्ति विशेष की दशा के रूप में देखा गया और इसका समाज से कोई संबंध नहीं पाया गया। यहाँ जिसे देखा गया वह पुनः अतिशयता की स्थिति थी। हालांकि यह समय की बात है कि सामाजिक संरचना विशेष रूप से सामाजिक विकास के सिद्धांतों में अधिक प्रबल हो गई। हर्बर्ट स्पेंसर 1820 से 1903 ने इसे अग्रेषित किया। स्पेंसर सापेक्ष उदारवादी या और उसका मानना था कि राज्य को बाजार में दखल नहीं देना चाहिए, अर्थात स्पेंसर की हस्तक्षेप नीति में आस्था थी। इससे पता चलता है कि स्पेंसर सामाजिक सुधार का पक्षधर नहीं था बल्कि बाहरी हस्तक्षेपों के बिना सामाजिक गतिकी को बनाए रखना चाहता था। 1.9 स्पेंसर का विकासवाद। स्पेंसर सामाजिक डार्विनिस्ट था और उसकी राय थी कि समाज स्वयं प्रगति करता है और इस विकास में किसी का दखल नहीं होना चाहिए। स्पेंसर ने सामाजिक संस्थानों की तुलना पौधों एवं पशुओं से की। इस तरह उसने महसूस किया कि सामाजिक संस्थान बिना किसी ठोस प्रचंडता के खुद ही अपने पर्यावरण के अनुकूल स्वयं को ढाल लेते हैं। स्पेंसर ने डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के आधार वाक्य को ग्रहण किया, जहां जो सामाजिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण के अनुकूल स्वयं को मल सकते थे ये जीवित रहेंगे, जबकि जो ऐसा नहीं कर सकते उनका अंत हो जाएगा। बट्टल 1990। स्पेंसर ने समाज को ऐसी शरीर रचना के रूप में देखा जहां विविध भाग या अंग अंतः संबद्ध थे और उसकी समूची कार्यप्रणाली में प्रत्येक की अपनी एक भूमिका थी। इस तरह काम्टे की तुलना में, जिसके अनुसार विकासवाद का संबंध विचारों से था, स्पेंसर की अपनी वास्तविक भौतिक दुनिया थी जिस वह स्पष्ट करना चाहता था, उसका विश्लेषण करना चाहता था और उसकी व्याख्या करना चाहता था। स्पेंसर का विकासवादी केंद्र बिंदु कम से कम द्विवस्थीय में था। पहले उदाहरण में स्पेंसर सामाजिक विकास में आकार कारक की बात करता है। इस प्रकार जैसे जैसे समाज का आकार बढ़ता है उसी तरह विविध बुनियादी एवं संस्थागत आवश्यकताएं एवं अपेक्षाएं भी बढ़ती जाती हैं। विभेदीकरण एवं विशिष्टीकरण हर क्षेत्र में प्रकट होने लगता है और सच यह है कि छोटे शहरों का आकार एवं जटिलता महानगर से अलग होती है। स्पेंसर के अनुसार विविध समूहों के आपस में जुड़ने से समाज का आकार बढ़ता है और इससे समाज बृहद रूप लेता है। इस तरह स्पेंसर का साधारण समुदाय से जटिल समुदाय की ओर अग्रसर होना आकार में बढ़ोतरी होना है। स्पेंसर द्वारा पेश दूसरी विकासवादी रूपरेखा युयुत्सु समाज से औद्योगिक समाज की ओर बढ़ना है। युयुत्सु समाज ऐसे आरंभिक किस्म के संगठन हैं जिनका कार्य समाज की रक्षा करना है या अन्य समाज के प्रति आक्रामकता का रुख करना है। उनमें मौजूद ऐसी प्रचंड मनोवृत्ति समाज के आकार को बढ़ाने के लिए जिम्मेवार थी जो कि सामाजिक उद्गम के लिए काफी महत्वपूर्ण थी। फिर भी जब औद्योगिक समाज स्थापित किए जाते हैं और युद्ध बंद हो जाता है और विकास की राह में अड़चन पैदा करता है, औद्योगिक समाज अपनी मानव अंत क्रिया एवं उच्च विशिष्टीकरण के लिए उल्लेखनीय है। राज्य साधारण रूप में निगरानी रखने वाली एजेंसी है और इसकी बुनियादी भूमिका कानून एवं व्यवस्था को कायम रखना है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पेंसर के शब्दों में औद्योगिक समाज युयुत्सु समाजों से काफी आगे हैं और ऐसे समाज अपने खुद की पूर्णता के लिए आगे बढ़ते हैं। यदि समाज घनिष्ठता के बंधन में बंधा हुआ है और वहाँ का सौहार्दपूर्ण वातावरण है तभी यह कायम रहेगा। लेकिन स्पेंसर के अनुसार यदि ऐसा नहीं है और आंतरिक दरारें मौजूद हैं तो समाज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। 1.10 सारांश। समाजशास्त्रियों के आरंभिक विचार इन बातों के महत्वपूर्ण सूचक थे कि किस प्रकार संदर्भ समाजशास्त्री के मस्तिष्क के प्रभाव को सृजित करता है। हमने जिन समाजशास्त्रियों की चर्चा की है वे सभी अपने सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवेश से प्रभावित थे। हालांकि जैसा हमने देखा है उनमें से प्रत्येक अपने निजी तरीके से सामाजिक विश्व को स्पष्ट करने की ओर प्रवृत्त था। हालांकि अब तक आपको स्पष्ट हो गया होगा कि सिद्धांत का संदर्भ अनिवार्यतया निश्चित समय एवं स्थल पर समाज और संस्कृति है, तब यह कहा जा सकता है कि सामाजिक सिद्धांत खुद सामाजिक पर्यावरण का प्रतिबिंब है और जिस समय इसे विकसित किया गया उस समय ने सिद्धांत पर अपनी छाप डाली। इसलिए प्रत्येक युग, प्रत्येक काल ऐसी नव एवं अधिक विविध सैद्धांतिक व्याख्याओं पर अपनी प्रतिक्रिया देता है जो उस समय सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई थी। इस तरह तब एक अवरूणी एवं बाहरी संदर्भ होता है जिससे सामाजिक सिद्धांत की उत्पत्ति होती है। जैसा कि हमने इकाई के आरंभ में बताया था, अंदरूनी संदर्भ का संबंध व्यक्ति विशेष से खुद है और इसका संबंध बाहरी समाज में विकास कार्यों को निजी तरीके से विश्लेषित करना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि बाहरी या निजी संदर्भ में कोई क्रमबद्धता है, बजाय इसके व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क एवं समाजकीय विकासात्मक कार्यों एवं सामाजिक चेतना के बीच एक अंतःसंबंध मौजूद है। जब केवल इस अंतः संबंध को स्पष्ट रूप से किसी विचारक द्वारा स्पष्ट एवं इसका विश्लेषण किया जाता है तब सामाजिक अंदरूनी एवं बाहरी प्रक्रिया समग्र रूप से समाज के सिद्धांत का निर्माण करती है। तब यह कहा जा सकता है कि प्रारंभिक सामाजिक सिद्धांतवादी एवं सिद्धांत जो उन्होंने विकसित किए ये सामाजिक विकास पर एक स्पष्ट प्रतिक्रिया थी, जैसे कि औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति आदि। अंत प्रत्येक स्थिति में आगे एक भावी पुष्टि है और प्रतिपुष्टि है जो आंशिक रूप से प्रारंभिक सामाजिक विश्लेषण एवं इसके निहितार्थों के उदय की बात को स्पष्ट करने में सहायक हो सकता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।